लेन देन व्यापार कमीशन पर आधारित, स्वार्थ पर टिकी होती है, चालाकियों पर आधारित, उत्पाद पर आधारित, दाम पर आधारित, लक्षणों पर आधारित, छोटे समय के लिए जबरदस्ती बेचने की कोशिश करना, फायदा उठाना। व्यवहारिक संबंधों के द्वारा ईमानदारी पर आधारित, सच्चाई पर टिकी होती है, सिद्धांतों पर आधारित, लोगों पर आधारित, मूल्यों पर आधारित, लाभ पर आधारित, लंबे समय के लिए समझाकर बेचने की कोशिश करना, फायदा पहुंचाना। व्यवहारिक संबंध के द्वारा व्यापार साथ साथ चलता है। युक्तिपूर्ण की गई लेन देन बिक्री, लंबे समय तक संबंध पर आधारित, छोटे समय तक। दूरंदेशी और समझदारी के अभाव में सेल्स पर्सन कभी कभी दूर तक का नहीं सोचते। ऐसे लोग जानबूझकर चालाकी या बेईमानी नहीं करते, बल्कि नासमझी करते हैं। ऐसे में वे लाभ तो प्राप्त कर लेते हैं, पर ग्राहक खो बैठते हैं। एक अच्छे प्रोफेशनल का वास्तविक लक्ष्य सिर्फ बेचना नहीं होता, बल्कि क्लाइंट के साथ संबंध बनाना होता है, क्योंकि एक नया ग्राहक हासिल करना ज्यादा महंगा पड़ता है। बजाय अपने ग्राहक को कायम रखने से व्यवहारिक संबंध के द्वारा किए जाने वाले व्यापार को एक पार्टनरशिप में कैसे बदला जा सकता है। एक ग्राहक यह समझता है या महसूस करता है कि अपने इनपुट उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर पर लंबी समय की सफलता के लिए, तब आपका संबंध एक नीतिपूर्ण साझेदारी में बदल जा सकता है। अगर एक ग्राहक आपको वेंडर के रूप में देखता है जिसका काम आसानी से आपके बिना नहीं हो सकता और अपनी शर्तों पर आपसे मिलता है, इसका मतलब है कि आपका नीतिपूर्ण संबंध नीति साझेदारी में बदलने के रास्ते में है। आप खुद से पूछते हैं, अगर आप किसी ग्राहक को खोते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि आपकी कंपनी को एक बड़ी हानि होती है? और आपके प्रतियोगी को एक बड़ा लाभ होता है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट आपके लिए नीतिपूर्ण साझेदारी है। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी ग्राहक महत्वपूर्ण नहीं है। नीतिपूर्ण साझेदारी वहाँ होती है जहाँ दोनों पार्टी या महसूस करते हैं कि वे लंबी अवधि की सफलता के लिए एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं और वे एक दूसरे के विकास के लिए एक दूसरे की मदद की दिशा में काम करेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि आपके 20% ग्राहक 80% बिजनेस दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि यह 20% आपके लिए नीतिपूर्ण साझेदारी के रूप में माना जा सकता है। अगर दोनों में से कोई ऐसा महसूस करता है कि इससे खोना या बदलना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, तो वहाँ नीतिपूर्ण साझेदारी नहीं टिकती है। अगर अकाउंट बिजनेस खोने से वहाँ कोई प्रभाव नहीं होता, तो नीतिपूर्ण संबंध नहीं है। शुरू में जब एक नया क्लाइंट आता है तो खास तौर पर वह आपको कंट्रोल में करता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब आप उसका विश्वास हासिल कर लेते हैं, तब आप उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास कोई नया उत्पाद आता है तो आप अपने उस ग्राहक के ऑफिस में जाते हैं, आप अपने उत्पाद
को उसके सामने टेबल पर रख देते हैं। अक्सर क्लाइंट आपसे पूछता है, क्या यह अच्छा है? क्या यह काम करेगा? वो कहता है, आप ऑर्डर ले लीजिए। ऐसा तब होता है जब पहले से ही आपका संबंध और विश्वास बना होता है। बेचना और ग्राहक सेवा एक सिद्धांत है। संबंध वास्तविक संपत्ति होता है। एक सेल्स प्रोफेशनल को नीचे लिखे विचारों को अवश्य ही सीखना और समझना चाहिए। पहला, बेचना और खरीदने का फैसला। दूसरा, बेचने और खरीदने का तरीका। तीसरा, बिक्री और खरीद की प्रक्रिया। संबंध समयबद्धता, सेवा व्यवहार और ईमानदारी से बनते हैं। एक योग्य प्रोफेशनल को अपने ग्राहक को इतनी अच्छी सेवाएं देनी चाहिए कि अगर आपका ग्राहक आपके प्रतिद्वंदी के साथ बात भी करे तो उसे गिल्ट महसूस होना चाहिए। सेवा और संबंध के गुण इतने मजबूत होने चाहिए कि वे आपके प्रतिद्वंद से बात करने की सोच भी ना सके। सच तो यह है, क्या हमें सर्विस के पैसे नहीं दिए जाते? क्वालिटी सर्विस एक एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यह वह चीज है जिससे खरीदार अच्छा महसूस करता है और यही अनुभव हासिल करने के लिए बार बार वापस आता है। इसे फील गुड फैक्टर कहते हैं। इसे फील गुड के लिए वे हमारे पास वापस आता है। अगर परफॉर्मेंस और वास्तविकता नहीं हो तब सिर्फ फील गुड फैक्टर लंबी देर तक नहीं चलता। जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो मुंह की मिठास सिर्फ एक पाखंड सी बन जाती है और चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है, क्योंकि विश्वास की नींव में शंका उत्पन्न हो जाती है। जब परफॉर्मेंस और प्रशंसा एक साथ होती है तब नीचे लिखी हुई चीजें हासिल होती है। पहला, निर्भरता और विश्वसनीयता। दूसरा, सुलभता, सहजता और उपयोगिता। तीसरा, देख रेख और चिंता। चौथा, विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहायक संसाधन। पांचवा, खरीदने से पहले समस्याओं से सुरक्षा। छठा, भविष्य में बिजनेस के प्रति मजबूत संबंध की उत्पत्ति। सातवां, नए सेल्स अवसर के प्रति जानकारी और ग्राहक की जरूरतों के प्रति जानकारी। आठवां, कंपटीशन को बाहर रखना। नौवां, लेन देन को व्यवहारिक संबंध के व्यापार में बदलना। 10वां, नए ग्राहक हासिल करने का रास्ता। 11वां, भावनात्मक संबंध को स्थापना। हमारा लक्ष्य होता है नए ग्राहक को बनाना और उन्हें कायम रखना, जिससे बनाने के लिए हमें लेन देन को व्यवहारिक संबंधों में बदलना पड़ता है। ग्राहकों की संतुष्टि को विश्वास में बदलना पड़ता है। न्यूनतम स्टैंडर्ड को क्वालिटी बेंचमार्क में कर्मचारियों की मानसिकता को नौकरी से मलकियत की मानसिकता में बदलना और अपनी सोच को पैसे कमाने के लिए काम नहीं करने के लिए बल्कि किसी संस्था के लिए काम करने की मानसिकता में बदलना पड़ता है। विश्वास और ग्राहक के लिए अच्छी सेवाएं का लाभ प्रॉफिट में बदल सकता है।
और उसका प्रभाव नीचे लिखी बातों पर पड़ता है। पहला, ऊंची बिक्री। दूसरा, अच्छाई। तीसरा, कम संपत्ति या लागत मूल्य। चौथा, लागत में बचत। सही काम हर बार पहली बार ही सही करना। व्यवहारिक संबंधों के व्यापार में एक सहयोगी और साझेदारी संस्कृति का निर्माण होता है, जो एक सामान्य लक्ष्य, आपकी सम्मान, आपसी विश्वास, आपसी स्पष्टता, मिली-जुली योजना, अनुकूल निर्णय लेने, समय सुलझाने, परफॉर्मेंस और सफलता को साथ में मनाने पर आधारित होता है। इसे स्टेक होल्डर पार्टनरशिप कहते हैं। ग्राहक को कभी ना भूले और एक ग्राहक को खुद को कभी ना भूलने दे। ग्राहक के सामने हमेशा अपना नाम रखना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्राथमिकता और ग्राहक की प्राथमिकता अलग अलग होती है। जो आंखें से ओझल होता है वह दिमाग से भी ओझल हो जाता है। अगर एक निश्चित अवधि पर उन्हें याद न करवाया जाए तो हमारे ग्राहक हमें जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपका नाम क्लाइंट के सामने होता है तो जैसे ही उन्हें जरूरत होती है, सबसे पहले आपको बुलाने की संभावना बढ़ जाती है। अपने ग्राहक को ये ना समझे कि वो परमानेंट बन चुका है। हमेशा यह दिमाग में रखें कि आपके प्रतिद्वंदी आपके ग्राहक को अपनी तरफ खींचने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। संबंध बनाने का सही समय वह होता है जब आपके अंदर कोई स्वार्थ और तुरंत लाभ प्राप्त करने की भावना नहीं होती। संबंध बनाना एक सौदेबाजी नहीं है, हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। संपर्क में रहने के लिए कारण खोजते रहना चाहिए। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को प्रत्येक वर्ष हर क्लाइंट के साथ कम से कम 6 बार संपर्क करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप एक साल में 6 बार कैसे उनके संपर्क में रहें। यहाँ कुछ सलाह मैं दे रहा हूँ जो मेरे लिए अच्छी साबित हुई है। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए भी फायदेमंद होगी। पहला, बेचने के तुरंत बाद एक धन्यवाद ज्ञापन पत्र भेजें। नीचे एक नमूना दिया जा रहा है। यह वही पत्र है जिसे मैं भेजा करता था। दूसरा, जन्मदिन और सालगिरह की शुभकामनाएं। तीसरा, स्वतंत्र दिवस कार्ड या धन्यवाद ज्ञापन कार्ड। स्वतंत्र दिवस कार्ड समाज के प्रति आपकी भावनाओं को प्रकट करता है। लोग उनका सम्मान करते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी अच्छे कारण के लिए काम करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन कार्ड में आप अपने ग्राहक, दोस्त या किसी नजदीकी रिश्ते की अहमियत जताते हैं। ये उनकी आत्म चेतना को जगाते हैं। जब वे आपके काम से अच्छा महसूस करते हैं तो वे आपके नजदीक आना चाहते हैं। ये चीजें आपके पास उन्हें बार बार वापस लाती है। चौथा, एक जैसे सामाजिक कामों में हिस्सा लेना। पांचवा, सीजन्स ग्रीटिंग कार्ड या न्यू ईयर कार्ड भेजना तथा अच्छे अवसरों पर संपर्क में रहना। ग्रीटिंग कार्ड्स अच्छे होते हैं पर ज्यादा ही औपचारिक दिखते हैं। लोग इसे दर्जनों की संख्या में पाते हैं
उनमें से एक कार्ड आपका भी होता है जो भीड़ में गुम हो सकता है, इसलिए मैं प्राय इससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। 6, साल में 2 बार न्यूज़लेटर लिखना, जिसमें आपकी कंपनी के नए उत्पाद या कंपनी के अगले नए कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं शामिल हो। ये नए व्यापार की शुरुआत या अस्थायी बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उद्योग क्षेत्र में हो रहे नए विकास और नई सूचना से अपने क्लाइंट का अवगत कराते रहना चाहिए। 7, एक कॉर्पोरेट उपहार या मेमेंटो देना जो कि टेबल या दीवार पर लगा हो, जिसमें आपका नाम रोज उन्हें दिखता रहे, क्योंकि क्लाइंट को अपना नाम हमेशा याद दिलाना पड़ता है। सावधानी, उपहार सिर्फ मेमेंटो होनी चाहिए, ना कि रिश्वत। $10 की एक कलम एक मेमेंटो होती है, जबकि $1000 की एक कलम का रिश्वत। क्लाइंट की पसंद व आर्टिकल न्यूज़पेपर या मैगजीन से काट कर भेजना और भी कुछ ऐसा जिसे आप उपयुक्त समझते हैं। जीवन बीमा बेचने के समय और अपने क्लाइंट को अक्सर धन्यवाद पत्र भेजा करता था, जिन्होंने कुछ नया या दोबारा खरीदा हो। मैं उन्हें पत्र इन शब्दों में लिखा करता था। प्रिय एक्स, आपसे मिलने के दौरान आपके व्यवहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझसे में जो विश्वास दिखाया और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में आपका निर्णय सही साबित होगा। मैं आपके साथ निकटता से काम करने के लिए इच्छुक हूँ। आपका शिवखेड़ा। बस इतना ही छोटा और सुंदर। मुझे लगता है न्यू ईयर या सीजन ग्रीटिंग कार्ड की अपेक्षा जन्मदिन या सालगिरह का कार्ड भेजना ज्यादा अच्छा होता है। इससे पीछे कारण यह है कि इसमें बहुत कुछ व्यक्तिगत होता है। आप उनकी भावनाओं को छूते हैं, आप उनसे जुड़ते हैं। आपका कार्ड पाने वाले भी अच्छा महसूस करते हैं। लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़ना अच्छा अनुभव देता है। आपसी संबंधों के व्यक्तिगत रूप में लेने से भावनात्मक संबंध बेहतर होता है। आपने जीवन में पीछे मुड़कर देखे कि आपके पारिवारिक सदस्य के अलावा आपको कितने लोगों ने आपके जन्मदिन या आपकी सालगिरह पर कोई बधाई दी है? बहुत कम। आप उन्हें अपनी अंगुलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आपको उस समय याद किया, आप उनको याद रखते हैं। क्या ऐसा नहीं? जन्मदिन या सालगिरह का कार्ड भेजकर आप कुदरती एक घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं, जो कि परिवार की तरह होता है। थोड़ी सावधानी के लिए इसे बढ़ चढ़कर या अत्यंत व्यक्तिगत रूप से ना करें, लेकिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ज्यादा नजदीक आने की कोशिश ना करें या यह उल्टा पड़ सकता है। सलाहकारी प्रस्ताव। आपने खरीदा और सप्लायर के लिए संसाधन बने, समस्या का समाधान करने वाला बने।
जब एक ग्राहक आपके उत्पाद